एक ये 2003 का लिखा हुआ आर्टिकल था, कितने लोगों ने पढ़ा है? कुछ लोगों ने पढ़ा है वो, चलो कुछ ही लोगों ने पढ़ा, अच्छा अच्छी बात है, ताकि पुरानी चीज़ नहीं होगी। और मुझे खुद भी थोड़ा देखना पड़ा क्योंकि 2003 का आर्टिकल है और मैंने उसको उसके ऊपर वैसे कुछ टॉक नहीं किया, आर्टिकल ही लिखा था, लेकिन किसी कारण से वो आर्टिकल बहुत वायरल हो गया, तो लगभग कई लाख उसके व्यूज़ हुए। मुझे पता लगा कि कुछ कॉलेजेस में उन्होंने उसकी बुकलेट बना के बांटी, और लगता है कि ये जो विषय है वाई इंडिया एज ए नेशन अभी तक भी जीवंत है, तो इसलिए बोलने लायक है। और दूसरी बात, जो मैंने आर्टिकल लिखा और अभी भी कहूँगा, कोई बहुत इसके लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत स्कॉलर, ना मैं कोई बड़ा हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ, ना कोई इसमें कोई बड़ी स्कॉलरशिप है। मैं सिर्फ जिज्ञासु हूँ। जिज्ञासु की तरह मैंने कुछ चीज़ें, प्रश्न पूछने शुरू किए, कुछ टटोलने शुरू किए कि अच्छा इंडिया नेशन नहीं था तो ये क्या चीज़ थी? कहते तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इंडिया था ही नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे शुरू की इन्होंने? अगर इंडिया इन्होंने आकर बनाया, लेकिन बनाने से पहले ही इन्होंने ईस्ट इंडिया समझे, तो कुछ लग रहा था कुछ गड़बड़ सी है ये। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते पूछते अपनी कुछ भारत के बारे में थोड़ी सी शोध, और दूसरा उनके बारे में शोध जो आकर कह गए हमें कि आप तो कभी थे ही नहीं, आप कभी देश नहीं थे, राष्ट्र नहीं थे। तो और बड़ी सारी टर्म्स हैं इसके बारे में, वही नेशन क्या है और कंट्री क्या है, सॉवरेन स्टेट क्या है, बहुत टर्म्स हैं। तो ये उनको भी थोड़ा सा टटोलेंगे, देखेंगे। और दूसरा, अब क्योंकि लग रहा है ये अभी तक 2003 का आर्टिकल चल रहा है, तो इसके बारे में पुस्तक भी लाने की सोच रहे हैं वाई इंडिया एज ए नेशन। तो ये आज इसको क्राउड सोर्स भी कर लेंगे इसमें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ आइडियाज़ थे जो लेकर उसमें आर्टिकल में डाले, लेकिन बहुत सारी और बातें हैं जो मुझे अभी पता नहीं। हर टाइम मैं इसको थोड़ा ढूंढता हूँ तो कुछ और नई बात पता लगती है। तो आप सबको भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा इसमें पता होगा, तो आपको भी और इसमें नए आइडिया आएंगे, आप सुनोगे तो जब मैंने पिछला आर्टिकल लिखा तब सुलेखा पे था वो, शायद कुछ 1000 कमेंट्स आए उस आर्टिकल पर, और कईयों ने नई चीज़ें बताई कि अरे आपने ये नहीं सोचा, आपने वो कामरूप के बारे में नहीं लिखा, आसाम में ऐसा था, और ये तो अलग जैसी बोलते रहे और तथ्य सामने आते हैं। तो आप उसके बारे में भी अवश्य मुझे लिखिएगा अगर आपको और सुझाए। ओके, सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द काउंटर पॉइंट, एंड दिस इज फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड इंडिया। एक्चुअली पहले ये बुक इंडिया करके छपी 1888 में, और फिर फाइनली 1903 में इसका एडिशन निकला, इंडिया इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस। और ये सर जॉन स्ट्रैकी इनकी किताब है। ये सर जॉन स्ट्रैकी कौन थे? ये सर जॉन स्ट्रैकी समझ लो ब्रिटिश के पावर सेंटर के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। ये 3 वाइसरॉयज़ के साथ मिनिस्टर रहे, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे भी, और क्या लोगों को सिखाया जाए। और स्पेशली आफ्टर द 1857 जिसको म्यूटिनी बोलते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा कंट्रोल लिया भारत का, तब इनको लगाया गया इस काम पे कि ये किस तरह से मैनेज किया जाए और किस तरह से भारत को बताया जाए। सो ये उनकी बुक में से है। और ये उन्होंने फिर यहाँ से जब वापस गए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कई सारी टॉक्स दी, और इन टॉक्स को कंपाइल किया गया इस बुक में, इंडिया एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस। सो ये लिखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल थिंग टू रिमेंबर अबाउट इंडिया, दैट देयर इज नॉट एंड नेवर वाज एन इंडिया possessing any sort of unity, physical, political, social or religious. No Indian nation, no people of India. तो ये आधार है, और उसी के आधार पर जो आज लोग, राहुल जी बोल रहे थे, अरे लोग कह देते हैं इंडिया तो 47 में बनाया, इंडिया ब्रिटिश ने बनाया। तो ये जो इन्होंने जो आधार रखा उसके आधार पर ही बोलते हैं। क्योंकि अगर आप देखो हमारा सारा यूनिवर्सिटी का सिस्टम, हमारा सारा एकेडमिक सिस्टम उसके आधार पर चल रहा है, जो चलाया गया उसके आधार पर चल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो पुरानी थी वो तो गिरा दी गई, बंद हो गई, और जो नई यूनिवर्सिटीज़ चली वो सारी की सारी ब्रिटिश परंपरा की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो गुरु परंपरा उनकी वहाँ से आती है। तो
उनकी समझ भी जो उनको सिखाया गया, जो उनको समझाया गया, उसी आधार पर जिन विषयों में बांटा गया कि इस तरह से पढ़ो, इंडिया को इस तरह से पढ़ो, ये है इंडिया, सब नेशनैलिटीज़ का इशू आता है, वो सब जो ब्रिटिश ने पढ़ाया उसकी आगे चल रही है कहानी। तो ये है काउंटर पॉइंट जिसको मैंने सोचा कि अच्छा ये वाकई में सत्य है या नहीं है। तो इससे पहले कि भारत की बात करें, एक थोड़ा विश्व भ्रमण करते हैं। तो कहते हैं कि इंडिया वॉज नेवर ए नेशन, और इसका ये भी प्रमाण दिया जाता है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें एक राजा ने हमेशा राज नहीं किया, या पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी हमेशा। तो ये उसका तर्क दिया जाता है कि क्यों इंडिया नेशन नहीं था, क्योंकि एक राजा ने सारे भारतवर्ष पे राज नहीं किया, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदलती रही। तो ये सवाल है कि अच्छा, भारत में अगर एक राजा ने राज नहीं किया या पॉलिटिकल बाउंड्रीज बदलती रही, तो पूरे विश्व में क्या हुआ? पूरे विश्व की पॉलिटिकल बाउंड्री सेम रही 5000 साल से? तो थोड़ा देखते हैं बाकी देशों को। हमने भारत में एक काम कम किया है, बहुत सारे लोग हमें आए, हमको स्टडी करते रहे, हमने विपरीत उनको जाकर स्टडी नहीं किया कि ये कहाँ से आए, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। वो नहीं कि जो वो हिस्ट्री वो बता रहे हैं हमें, हमने नहीं उनको जाके स्टडी किया कि तुम क्या है, तुम्हारी सोसाइटी क्या है, तुम्हारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारा आधार क्या है, वो नहीं पूछा। तो उसका थोड़ा सा भ्रमण लेते हैं। तो शुरुआत में एक मैप 475 AD लगभग गुप्ता एम्पायर है, जो कि काफ़ी बड़े भाग पर भारत के रूल कर रहा है। और कई देखोगे तो भारत का फिर भी डेफिनेशन लगभग आप देखोगे कायम है, कुछ बीच में किंगडम्स हैं और चीज़ें हैं। 475 AD का ये यूरोप का मैप, वेस्टर्न यूरोप का अधिकतर, उसमें आप देखोगे बहुत कम देश पहचाने जाएंगे, लगभग कोई भी नहीं। तो ये सब सैक्सन्स भी अभी इंग्लैंड नहीं पहुँचे, जैसे एंग्लो सैक्सन कंट्री पहुँचे कहते हैं, वो भी नहीं पहुँचे हैं अभी। तो वहाँ पे भी अलग अलग ट्राइब्स ही मान लो, या अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स अलग अलग बसी हुई हैं। और ये इस तरह से यूरोप की 475 में वो है। तो इसमें आप लगभग कोई भी आज का देश नहीं पहचान सकते हो इसमें से। 1 AD की तरफ देखिए, तो यहाँ पे एक सतवाहना की काफ़ी बड़ी किंगडम आ रही है, कलिंगा की है। और इसमें अगर आप देखिए यूरोप को 1 AD में, तो ये यूरोप का 1 AD का मैप है। तो लगभग ये रोमन एम्पायर है, जो कि काफ़ी जिसका फैलाव है, लेकिन जिसको भी आज ये एम्पायर किसी भी आज की बाउंड्री से मिलता नहीं है। भारत में ठीक है किंगडम्स रही, कुछ बदलती रही, लेकिन भारत की किंगडम फिर भी आप उसमें भारत को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी ना किसी तरह से। लेकिन ये यूरोप का जो मैप है रोमन एम्पायर का, ये आज की किसी भी देश की बाउंड्री से मिलता नहीं है। आगे चलिए, 400 AD में कुछ अलग अलग ये किंगडम्स टाइप की बननी शुरू हुई। यहाँ पे पर्शिया नज़र आ रहा है, उसकी अलग कहानी है। और ये रोमन एम्पायर है अभी भी। ये है 1000 AD। 1000 AD में कुछ थोड़े थोड़े अंश दिखने लगे हैं जो आज के यूरोप के देश माने जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत अलग है। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे पोर्चुगल नहीं है, पोर्चुगल तो इस साइड आता है, ये अलग ही कुछ बना हुआ है। ग्रीस, जिसकी बहुत एंशंट सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है। इंग्लैंड भी एक छोटा सा है, ये अलग अलग आपस में इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अलग अलग ये किंगडम्स हैं, ट्राइबल्स हैं। और जर्मनी का कोई नाम निशान नहीं, एक होली रोमन एम्पायर है जो कि काफ़ी उसके एरिया के ऊपर अभी बसा हुआ है। तो और स्पेन का एरिया भी देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आया हुआ है और कुछ ऊपर गया हुआ है। तो आप देखेंगे कि आज की स्थिति से ये भी काफ़ी भिन्न है 1000 AD। तो इंडिया तो उन्होंने कह दिया नेशन नहीं था, भाई तुम कब थे तुम कब बने, तुम्हारा क्या आधार है?
तो आप देखोगे कि 1000 AD में भी आप कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ पे कोई भी आज के कंट्री के हिसाब से कुछ बना हुआ है। 1500 AD में थोड़ा और बढ़ता है, और अब फ़र्क क्या है कि रोमन एम्पायर चल के ऑटोमन एम्पायर ने अब काफ़ी काबू कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। तो यहाँ का सारा ये जो ईस्टर्न यूरोप का एरिया है और अभी ग्रीस भी जो यहाँ का है, ये सारा का सारा अब ऑटोमन्स के अंडर आ गया है। तो ये मुस्लिम एम्पायर है उसमें आ गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे इजिप्ट थोड़ा सा यहाँ नज़र आ रहा है, और लेकिन इजिप्ट की कहानी अलग से बनाएंगे। जर्मनी का अगर आप हाल देखिए तो अलग अलग टुकड़ों में अलग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, किंगडम्स हैं, ट्राइब्स हैं, वो सब वहाँ पे चल रहा है। फ्रांस की भी बाउंड्री आज से काफ़ी भिन्न है, इंग्लैंड की बाउंड्री, और ये अलग अलग यहाँ पे भी काफ़ी इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये सब 1500 AD की कहानी है। और इसमें आप देखिए लगभग बहुत कम देश है, अगर आप इस पूरे इलाका को देखिए, जो आज की बाउंड्री से मिलेंगे, और ये सिर्फ 500 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 1800 AD में थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बड़ा चंक है, प्रशिया है, वहाँ पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर शुरू हो रहा है। और तब ग्रेट ब्रिटेन आ गया है फाइनली। ग्रेट ब्रिटेन लगभग 1718 एज अ यूनाइटेड विद आयरलैंड और वो सब आ गए। बाद में आयरलैंड भी निकल जाता है, हाँ 1900 के करीब आयरलैंड फिर से निकल जाता है, लेकिन ये आ गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमन एम्पायर है, और उसने काफ़ी अभी भी कब्जा किया हुआ है। और ये फाइनली 1900 के अंदर ग्रीस निकला। तो ग्रीस हम सिविलाइजेशन कहते हैं, बहुत बहुत पुरानी है। अगर आप सिविलाइजेशनल कंट्रीज के बारे में सोचोगे तो पुरानी उसमें यही याद आता है, हाँ चलो ग्रीस है, इजिप्ट है। लेकिन अगर आप ग्रीस की हालत देखो तो ग्रीस को पहले रोमन एम्पायर ने निगला, और उसके बाद जो ग्रीक ट्रेडिशंस थे, जब वो ग्रीक क्रिश्चियनाइज हुआ तो वो सारे के सारे ग्रीक ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो गए। तो सारे ग्रीक गॉड्स थे, जो उनकी पद्धति थी, जो वर्शिप करते थे, बल्कि जो उनकी ओलंपिक गेम्स थी वो भी इसलिए उन्होंने बंद करवाई क्योंकि वो पेगन गेम्स थी, उसके अंदर उनको बहुत आपत्ति थी, क्योंकि वो ऑफरिंग करते थे, अपने गॉड्स के ऑफरिंग करते थे, जो भी करते थे। तो उसके कारण जो एम्परर था, जो कि क्रिश्चियन एम्परर था, वो उसने सब बंद करा दिए। सब जो मंदिर थे उनके ढह गए, जो सारी उनकी पद्धति थी वो चली गई, और ग्रीक फाइनली क्रिश्चियनाइज हो गया। तो ग्रीक एज अ सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी आप नहीं कहेंगे। और ये ग्रीस वापस क्यों आया? वापस भी इसलिए आया क्योंकि यूरोप में, समझ लो 1800s में, यूरोप ने ग्रीक टेक्स्ट को ढूंढा। वो इसलिए ढूंढा क्योंकि उनको अरब्स के थ्रू ग्रीक टेक्स्ट मिले, तो उन्होंने कहा अच्छा हमारी भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो यूरोप ने वो ग्रीक टेक्स्ट मिले, तो उनको उससे उन्होंने अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि हमारी ये पुरानी ग्रीक्स में हमारे ओरिजिन है, जबकि उन्होंने ग्रीक को वैसे तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसमें भी बहुत मज़ेदार बात है, सीके राजू का काम है, आप पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि काफ़ी सारी नॉलेज जो इंडिया से या अरब से यूरोप के पास आई, उन्होंने उसको थियोलॉजिकली करेक्ट करने के लिए और रेशियली करेक्ट करने के लिए एट्रीब्यूट कर दिया ग्रीक्स को, कि एक्चुअली ग्रीक से आई, जबकि वो ग्रीक से नहीं आई। जैसे यूक्लिड का आपने नाम सुना होगा, ज्योमेट्री में यूक्लिड का कोई एविडेंस नहीं है कि यूक्लिड जैसा व्यक्ति कोई एग्जिस्ट करता था। तो उन्होंने क्यों ये यूक्लिड बनाया, कैसे बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि ये इजिप्ट की नॉलेज थी और पेगन नॉलेज थी। अब उसको उन्होंने लेना है, तो ग्रीक सिविलाइजेशन को तो उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया था, तो उनको लगा कि ग्रीक का स्टैंप लग जाएगा तो चल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने थियोलॉजी उसको किया। और ऊपर से मैथमेटिक्स इटसेल्फ गॉट चेंज। तो सीके राजू का बहुत बढ़िया काम है, इसमें आप पढ़िए ज़रूर, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सियोमेटिक ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स बिकमिंग प्योर, यानी कि सब कुछ आपको प्योर का मतलब कि कोई एम्पेरिकल एविडेंस से मैथमेटिक्स में कुछ प्रूव नहीं कर सकते। आप प्लम्ब लाइन के सहारे नहीं कह सकते कि ये राइट एंगल है और ये सिद्धांत है। आपको सिर्फ प्योर लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। वो प्योर इसलिए क्योंकि ट्रांसेंडेंट गॉड से आ रहा है वो, और वो गॉड दुनिया से परे है, तो इसलिए उसको प्योर करना आवश्यक है। तो बहुत डिबेट्स हैं इसके अंदर चली, और उसको थियोलॉजाइज किया। इन एनी केस ग्रीस फिर बाहर निकल के आया, क्योंकि ग्रीस नेशनलिस्ट मूवमेंट यूरोप में शुरू हुई, अलग पार्ट के यूरोप में, जो उस एरिया से स्टूडेंट्स गए हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा ग्रीस होता था, बड़ी अच्छी चीज़ है, हम जाके अपना ग्रीस बनाते हैं।
तो ये फिर ग्रीस का पुनर्स्थापना हुई, जिसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है पुराने ग्रीस से। तो ये अभी 2000 का चित्र है। तो अगर आप 2000 के अभी ये देश देखिए, अभी अब आयरलैंड निकल गया है, कोई भी देश अपनी 1500 की बाउंड्री, अपनी 1800 की बाउंड्री, हजार एडी को तो छोड़ ही दो, और उससे पहले तो ये कोई था ही नहीं, कोई भी अपनी बाउंड्री के ऊपर नहीं है। तो अगर आप इसका आधार मानोगे कि वो पॉलिटिकल बाउंड्री चेंज होती रही, तो सभी की होती रही, इसके आधार पर तो कोई भी देश, कोई नो कंट्री इज वैलिड, नो नेशन इज वैलिड। सो अच्छा, एक दूसरा बहुत बड़ा पावर है हमने जो कॉन्कर करने आए, वो था कि यूनाइटेड स्टेट्स। इसका क्या हाल है? यूनाइटेड स्टेट्स का 1776 का चित्र ये है। दिस इज एट इंडिपेंडेंस, एट द यूएस इंडिपेंडेंस, दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो और जो बाकी ये सब बाकी तो कॉलोनाइज करते रहे, मारते रहे, जो नेटिव ट्राइब्स थी, नेटिव वो थी। तो अगर आप सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी के बारे में देखो, उनकी तो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी उन्होंने बंद कर दी, उनको तो उन्होंने मार दिया या जो भी रिजर्वेशंस में डाल दिया, बहुत ही छोटा कर दिया, सीमित कर दिया। और जो इनका अपना आधार है, ये यूनाइटेड स्टेट्स 1776 में इतना सा एरिया के ऊपर था, और वो भी इनका कोई रूट्स नहीं है वहाँ पे। 1800 एडी तक ये यहाँ पे पहुँचा। रिमेंबर, यहाँ 1800 एडी की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया में पहुँच चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, और इंडिया को वो इतनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब बन गई है, क्योंकि इंडिया को सब खोजने में, इंडिया तक पहुँचने में लगे हुए हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ये है जिसमें ये भी टेरिटरीज हैं, स्टेट्स तो सिर्फ यही हैं जो बोल्ड में हैं, ये कुछ टेरिटरीज हैं। आगे जाते हैं, 1861 में उनका जो बने थे स्टेट्स, उसमें भी वो भी टूट गए, कॉन्फेडरेसी, सदर्न कॉन्फेडरेसी हो गई, सिविल वॉर शुरू हो गई वहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बीच में। और ये लेफ्ट में सारी मोस्टली टेरिटरीज है, कैलिफोर्निया, ओरेगन अभी हो चुके हैं। और ये 1912 के अंदर फाइनली एरिज़ोना और मैक्सिको, न्यू मैक्सिको भी ऐड हो गए, यानी कि आज की पॉलिटिकल बाउंड्री के हिसाब से अमेरिका 100 साल से कम पुराना, या 100 साल पुराना है लगभग। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो हमको कौन लोग हैं जो हमको आके पढ़ा रहे हैं, इंडिया तो कभी नेशन नहीं था वो लोग हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है, जिनके अगर अपने आधार को देखो तो बहुत ही कम उनका आधार। अच्छा, अफ्रीका और मिडल ईस्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। अफ्रीका में अगर आप देखिए 1500 एडी के करीब, तो कुछ इलाके थे, कुछ एम्पायर्स भी थे सिग्निफिकेंट, लेकिन बहुत कम, लगभग ना के बराबर आज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज अफ्रीका के पुराने एम्पायर से मिलती हैं। लगभग घाना है जिसमें थोड़ा सा आप मान लोगे, या एक दो देश और है, लेकिन लगभग पूरा का पूरा जो अफ्रीका का नक्शा है वो पूरा का पूरा बदल दिया गया है। जो पुराना नक्शा है इसके हिसाब से नहीं चला। तो कैसे बदला गया? कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? 1885 की अफ्रीका में बर्लिन कॉन्फ्रेंस, कितने लोगों को पता है? एक दो, अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो रहा था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या है कि यूरोपीय देश कॉलोनाइजेशन चल रही थी, सारे दुनिया भर में कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, तो अफ्रीका उनको लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमारे पास है, इसको हमने कॉलोनाइज कर रहा है। तो उनकी बहुत जंग चल रही थी, स्क्रैम्बल चल रही थी, कौन सा टुकड़ा ले जाएगा अफ्रीका का। अफ्रीका के सारे जो आज देश हैं, आई थिंक 2 को छोड़ के, इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़ के, सारे जो देश हैं उनकी बाउंड्रीज 1885 और 1899 में यूरोप में डिसाइड की गई। यूरोप में डिसाइड की गई इन अ कॉन्फ्रेंस इन विच नो अफ्रीकन्स वर प्रेजेंट। द एंटायर अफ्रीका, द मैप ऑफ अफ्रीका इज कट आउट बिटवीन यूरोपियन पावर्स। यूरोपियन पावर्स 13 अमेरिकन यूरोपियन देश, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक ऑटोमन एम्पायर, ये 15 पावर्स इकट्ठी हुई और उन्होंने मैप लगाया उसके दीवार पर, ये चित्र है,
और उसमें कहा कि अच्छा चलो हम ये ले लेते हैं, तुम ये ले लेते हैं। कई बार रूलर रख के ऐसे लाइन सीधी खींच ली, अच्छा ठीक है इस साइड का तुम्हारा, इस साइड का हमारा। नो कंसर्न, नो अवेयरनेस फॉर द लोकल ट्रेडिशंस, फॉर द लोकल ट्राइबल एथनिक ग्रुप्स, फॉर ऑल ऑफ दैट। उसके बारे में कोई वो नहीं। इन्होंने डिसाइड किया कि अफ्रीका की शक्ल क्या होगी, और तो उसके आधार पर आज अफ्रीका आज, और उसके कारण आज तक बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अफ्रीका में, क्योंकि वो इलॉजिकल बाउंड्रीज हैं। उनका कोई नेचुरल उससे भी लेना देना नहीं है, कई जगह नेचुरल फीचर से भी नहीं, और जो पुरानी इनकी रूट्स थी उससे भी वो काफ़ी कट गए हैं। और उसके बाद दूसरा इन्होंने काम किया जो कि देखने लायक है, जैसे रवांडा में उन्होंने क्या किया कि पहली बात तो कॉलोनाइजेशन फिजिकल और फोर्स से होती थी, और दूसरी कॉलोनाइजेशन माइंड की होती थी। और कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड में आपको आइडेंटिटीज़ दी जाती थी, आइडेंटिटीज़, आपकी हिस्ट्री लिखी जाती थी और आपकी आइडेंटिटीज़ बनाई जाती थी। जैसे कि रवांडा में उन्होंने हुतूज और तुत्सीज की आइडेंटिटीज़ की लिखा कि ये हुतूज हैं, ये तुत्सीज हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, और उसको फिर आपस में वॉरिंग फैक्शंस बना दिया। जबकि एक्चुअली में पुराने टाइम में ये बाउंड्रीज बहुत मैलेबल थी, ये ऐसी कोई फिक्स ट्राइब नहीं थी। आपस में विवाह भी होता था, चेंज भी होता था, ये सब चलता रहता था। लेकिन जब उन्होंने ये आइडेंटिटीज़ बना दी और उसके बाद उसकी हिस्ट्री लिख दी और एंटागनिस्टिक हिस्ट्री लिख दी, उसका रिजल्ट है कि रवांडा में इतना ह्यूज जेनोसाइड हुआ, जिसमें हुतूज और ट्यूटीज ने आपस में मार काट की। वही काम ये आर्यन द्रविडियन आइडेंटिटी और ये सब नई इन्होंने जो बनाई, देयर इज नो सच थिंग एज अ द्रविडियन रेस। हाँ, ये रेशियल थ्योरी यूरोप की लेके उन्होंने उसको भर दिया यहाँ पर। और अभी भी हमारे कुछ लोग हैं उसको बड़े गर्व से, जो इनको पट्टी पढ़ाई गई है उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि इनकी रेशियल थ्योरी, इनकी मोनोपोलिस्टिक थिंकिंग, उसके कारण जो जेनोसाइड्स हुए, उसके कारण जो वॉर हुए, इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसका जो परिणाम है वो लोकल लोगों को ही भुगतना पड़ा। तो इसलिए हमको उनकी थ्योरीज को बहुत सीरियसली लेना, और उसके ऊपर ये आइडेंटिटी क्रिएशन, ये दलित आइडेंटिटी क्रिएशन भी उसी तरह से है। उसको आइडेंटिटीज हैव बीन क्रिएटेड, दीज आर आर्टिफिशियली आइडेंटिटीज दैट हैव बीन क्रिएटेड, एंड दे आर क्रिएटेड इन एन एंटागोनिस्टिक मैनर। वो हर आइडेंटिटी है जिसका काउंटर है, कि भी द्रविडियन आइडेंटिटी है अगेंस्ट द आर्यंस, है ना, दलित आइडेंटिटी क्रिएट्स अगेंस्ट द ब्राह्मण्स और अपर कास्ट। देयर इज अ एंटागोनिस्टिक नोशन विद इन दैट आइडेंटिटी क्रिएशन। तो अफ्रीका का ये हाल हुआ, इस तरह से अफ्रीका बांटा गया। साउथ और सेंट्रल अमेरिका, इसमें अलग अलग देशों में ही जाएंगे, लेकिन बड़े मजेदार कहानी है। 1493 में एक पेपल बुल, यानी कि एक पेपल डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, हाँ, इंटर कैटेरा नाम का। इससे इस डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी प्रोमलगेट होती है। कितने लोगों को पता है इसके बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी? अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज द बेसिस ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज एंड रियली ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहता है पेपल बुल? वैसे तो ये जो सारे पेपल बुल्स हैं ये बहुत लोकल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि स्पेनिश किंग ने कुछ चाहा, पोर्चुगीज किंग ने कुछ चाहा, तो वो ये पोप्स हैं, ये उनका दलाली या उनकी वो सब कर रहे हैं, ये काम है। लेकिन उसका थियोलॉजिकल बेसिस बता रहे हैं। थियोलॉजिकल बेसिस क्या है कि द क्रिश्चियन गॉड ओन्स द अर्थ, यानी कि सारी की सारी अर्थ है वो क्रिश्चियन गॉड की है, और जो भी लोग क्रिश्चियन नहीं हैं उनको या तो वो स्क्वाटर्स हैं, बेसिकली दे आर इलीगली ऑक्यूपाइंग इट, तो या तो उसको क्रिश्चियन बनाया जाए या उनको मारा जाए, दो ही ऑप्शन है। तो जब ये पहुंचते हैं स्पेनियर्ड्स वहाँ पे साउथ अमेरिका में, ये अपना पेपल बुल दिखाते हैं और स्पेनिश किंग की प्रोक्लेमेशन दिखाते हैं, कह रहे हैं ये सारा लैंड हमारा है। नेटिव्स उनको देखते हैं, यार ये क्या ले रहे हैं, ये कहाँ से ले आए पेपर, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ, तुम कौन हो लोग तुम, लेकिन नहीं, वो हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, तुम्हारा कहाँ पेपर है कि ये लैंड तुम्हारा है। उन्होंने कहा लैंड किसका हो सकता है, हम तो मर जाएंगे, लैंड तो फिर भी यहाँ पे होगा, हम कैसे लैंड को ओन कर सकते हैं, ये ज़रा समझाओ। लेकिन वो कह रहे नहीं, हमारे पास डीड है, लैंड की डीड है, तुम इलीगल ऑक्यूपेंट्स हो, बिकॉज
the theology justifies this, therefore genocide can now be justified. After all, how do you make people, normal people are good people, bad people, like normal people, how do you make normal people carry out a genocide on this scale? 100 million people were killed in the Americas over generations. How do you make people carry out a genocide? You tell them it is from God. It is on the authority of God, and you are doing a good thing because you're either because either they are satanic, if they have not accepted Christ, they are satanic, so they should be killed, or they have to be converted. So either case you are doing God's work. So this is the basis. तो उन्होंने literally लाइन खींच दी ग्लोब के ऊपर, और लाइन किसके क्या खींच रही है? तो स्पेनिश किंग, ये जो पेपल बुल था, वो उसने स्पेन, क्योंकि स्पेन का किंग था, उसको राइट दिया ये कॉलोनाइज करने को इन एरियाज को. और ये बाय द वे डॉक्ट्रिन ऑफ, ये पुरानी हिस्ट्री नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी 20वीं सदी में भी यूएस सुप्रीम कोर्ट में साइट की गई है फॉर जस्टिफाइंग द लीगल बेसिस फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ नेटिव लैंड्स. तो ये सारा का सारा जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, उसका लीगल बेसिस आज भी कोर्ट्स का, बिकॉज नहीं तो आप क्वेश्चन हो सकता है आप किस बेसिस के ऊपर, अगर नेटिव्स उनको चैलेंज करते हैं कि ये तो हमारी ज़मीन है, तुमने ट्रीटी भी की उन्होंने नेटिव से, वो भी तोड़ दी, अगर उनको कोई चैलेंज करता है तो तुम्हारा लीगल बेसिस क्या है? वो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है, विच इज़ द पेपल बुल. सो दिस इज़ द लीगल बेसिस फॉर द कंट्री. तो लाइन खींच दी और लाइन से ये कहा कि अच्छा, तो पहले तो स्पेन को दे रहे ना, तो फिर पोर्चुगल को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पोर्चुगल की भी, वो भी कैथलिक कंट्री है, तो वो आपस में वो हुआ. तो उन्होंने लाइन खींच दी कि जो लाइन के लेफ्ट है वो स्पेन हो गया, और जो लाइन का राइट है वो पोर्चुगल का हो गया. इसलिए स्पेन इंडिया नहीं पहुंचा, पोर्चुगल पहुंचा, और स्पेन ने मोस्ट ऑफ द अमेरिकाज को कॉन्कर किया, एक्सेप्ट फॉर ब्राज़ील. और ब्राज़ील भी इसलिए क्योंकि पहले एक लाइन थी, उसके बाद जो ट्रीटी हुई जिसके अंदर वो लाइन को थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि वो ब्राज़ील का कोना उनको मिल गया, और एक बारी ब्राज़ील का कोना मिल गया उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपैंड कर लिया पोर्चुगीज टेरिटरी. दिस इज़ वाई ब्राज़ील टुडे स्पीक्स पोर्चुगीज, whereas the other countries in South America speak Spanish. So this is the basis of the colonization. So the entire, just like Africa, little bit better in South America, but the countries of South America get divided on the basis of what is happening in Europe, right? So ये इनकी आपस में टेरिटरीज होगी. अच्छा, तो यूरोप में तो अलग अलग, अफ्रीका में तो अलग अलग देशों का कॉन्फ्लिक्ट था जब इन्होंने डिसाइड किया. So यहाँ पे क्या हुआ है, तो स्पेन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था मोस्टली. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ अमेरिका टुडे आर द सॉर्ट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ द स्पेनिश, ओल्डर स्पेनिश गवर्नमेंट. उन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बनाए हुए थे, उसके आधार पर आज के कंट्रीज बन गए हैं साउथ अमेरिका में. तो जो उसकी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी क्या हुई, अगर आप देखेंगे, मैं गया था वहाँ पे, माचू पिचू में गया था, और इसमें पेरू में गया था. वहाँ पे सारे के सारे, कुस्को एक जगह है, वहाँ पे गया तो वहाँ पे उनके इंकाज थे. Amazing civilization, amazing advanced civilization. And what were the Incas doing? They were trying to find out, create a society where people could live in harmony, and they were doing a lot of research into how do you have food, because food is a cause of conflict, how do you have plentiful food. And so they were a civilization almost dedicated to peace. So what happened, and they're very advanced, technically they are very advanced. So वहाँ पे देखोगे कुस्को के अंदर उन्होंने एक बनाया हुआ है, मंदिर बनाया जो इंका का टेम्पल था. स्पेनिश आए, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके ऊपर चर्च बनाया. क्यों करते थे? क्योंकि हमारा गॉड इज सुपीरियर टू योर गॉड. सो द वे टू एस्टैब्लिश दैट इज यू डिस्ट्रॉय द टेम्पल एंड यू बिल्ड द चर्च ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल. अर्थक्वेक आया तो सारा का सारा जो ढांचा इंकास का था वो वैसे के वैसा रहा, और जो सारा उन्होंने स्पेनियर्ड्स ने बनाया था वो टूट गया. क्यों? क्योंकि इंकाज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने पत्थरों को ऐसे लगाया था, ह्यूज स्टोन्स, दे वर पॉलिश्ड एंड दे वर फिटेड इनटू ईच अदर, सो व्हेन द अर्थक्वेक केम दे एक्चुअली फिट इवन बेटर. सो देयर वाज नो वे दैट द अर्थक्वेक वुड एक्चुअली डिमोलिश इट. Whereas the Spanish technology was just वो अपना ईंट और मोटर वाली टेक्नोलॉजी, बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी, तो अर्थक्वेक आया तो वो टूट गया. लेकिन कहने का मतलब ये कि ये बहुत एडवांस सिविलाइजेशंस थी,
लेकिन नहीं बची। सो दे वर डिस्ट्रॉयड, द एज़टेक्स वर डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारे ट्रीटीज ब्रेक करके, ये नहीं कि ऑफ कोर्स वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन इंडिया इज कि अगर हम इतने एडवांस थे तो हम पिट क्यों गए, है ना। तो ये सवाल है, अगर एक कॉलेज प्रोफेसर सड़क पे चल रहा हो और कोई गुंडा आके उसको मार जाए, इसका मतलब कि गुंडा कॉलेज प्रोफेसर से ज़्यादा एडवांस्ड है। जस्ट बिकॉज you got beaten by somebody doesn't mean that the person who's beating you is more advanced. Barbarians can always conquer a civilization which is more refined. This South America is a great example, because Incas are very, very advanced in terms of technology, but their focus is on prosperity. Their focus is on peacetime. Their focus is not on weapons of war. Their focus is not on destruction. So दैट इज वन एस्पेक्ट। तो उसमें ये सारा का सारा बांट दिया गया, ट्रीटीज होती गई इनकी ट्रीटी, और उसके बाद खैर बाद में ये तो इन्होंने सिर्फ स्पेनियर्ड एंड पोर्टुगल ने अपनी वही ना, इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग एरोगेंस अगर आप सोचा जाए कि वो लाइन काट रहे हैं दुनिया में, वो कह रहे हैं ये तुम्हारी हो गई, ये हमारी हो गई, क्योंकि क्रिश्चियन गॉड ने हमको बोल दिया है कि ये ऐसा होना चाहिए। तो उसके आधार पर सारी कॉलोनाइजेशन हुई दुनिया की लगभग। खैर उसके बाद बाकी यूरोपियन पावर्स भी आ गई, तो डच पहुंचे हुए हैं इंडीज़ के अंदर, वहाँ पे उनसे वो हो रहा है, ब्रिटिश पहुंचे हुए हैं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द जेनेसिस ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्क्वेस्ट इफ यू वुड, एंड सेंट्रल अमेरिका। एज़टेक्स भी थे, एज़टेक्स ने उनको इन्वाइट किया कि जैसे हमारे अतिथि सत्कार की बात है ना, आए वो लोग, उनको इन्वाइट किया, क्या नाम है उसका, गुस्टव, नाम भूल रहा, वो जो उसको इनवाइट किया, तो उसको आया और उसने राजा को छुरी मारकर कब्जा कर लिया। आपने तो अतिथि की तरह बुलाया, और उसके बाद तो आपको हर स्टेज के ऊपर, और उसके बाद आपने कहा कि हमने तो किंग को मार दिया तो मैं टेक ओवर कर दूँ। उसके बाद जितनी तरह से उन्होंने मारा, मैसैकर्स किए, बेबीज़ को टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया, हवा में फेंक कर, क्या क्या किया, उसको आप डिस्क्रिप्शंस है जो पढ़ नहीं सकते आप। स्लेवरी में किस तरह से लोगों को लेके गए, उसके बाद उनको काम करा के उनको कुएं में डाल देते थे, कुएं भरते रहते थे, क्योंकि इतने मर जाते थे, उनको समझ नहीं आता था करें क्या। जिस तरह से उन्होंने लोगों को ट्रीट किया, तो वो उस तरह से वो लगभग ये सारी जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो लगभग अब हमने यूरोप का, अफ्रीका का, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का चित्र लिया। उसमें कोई भी ऐसी आप कहोगे नहीं कि सिविलाइजेशन या कंट्री है जिसका कोई बहुत पुराना आधार है। अब ये सवाल आता है, ये नेशनलिज्म, कंट्री, सॉवरन स्टेट, पासपोर्ट, वीसा, ये भी ना हमारा कुछ, आज जब हम सोचते हैं, कोई हमको कहता है इंडिया तो कंट्री नहीं था, कहते हैं हाँ कंट्री नहीं था, बिकॉज पॉलिटिकली तो कोई अलग अलग किंगडम्स थी, ब्रिटिश ने आके कंसोलिडेट किया, बाकी तो सब कंट्रीज थे। पर ये कंट्री चीज़ क्या है, नेशन चीज़ क्या है, ये कहाँ से डिफाइन हो रही है? तो ये भी यूरोपियन हिस्ट्री और यूरोपियन सोच डिफाइन कर रही है कि कंट्री, नेशन, नेशनलिज्म, सॉवरन स्टेट। ये सॉवरन स्टेट का आइडिया क्या है? 1648 में ट्रीटी या पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुई। वेस्टफेलिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? थोड़े, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूरोप में हो क्या रहा था, यूरोप में चर्च पहले रोमन एम्पायर के साथ जुड़ा, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उसके बाद चर्च में स्किज्म हुआ, ऑर्थोडॉक्स चर्च हुआ, और जो ईस्टर्न चर्च हुआ, और जो रोम में हुआ, बिशप ऑफ रोम कहते थे पोप को। उसके बाद जब रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो चर्च अपने आप में एक पावर बन गया, जो कि अलग अलग राजाओं के ऊपर अपनी पावर जताता रहता था। लेकिन उसमें फिर रिवेलियन शुरू होना रहा, बिकॉज राजा जो पावरफुल हो गए वो कह रहे कि हम क्यों माने चर्च की डिक्टेट। और उसके बाद फिर रेफॉर्मेशन हुआ, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन हुआ, मार्टिन लूथर और लोगों ने भी शुरू किया। तो फिर उनका बहुत बड़ी वॉर हुई, एक 30 इयर्स वॉर और एक 80 इयर्स वॉर। तो यूरोप में ये वॉर्स चल रही हैं अलग अलग फैक्शंस के बीच। सम आर अराउंड प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स, सम आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अदर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। लेकिन जो रिलीजियस आधार है उसका वो है
कि जब मोनोपोलिस्टिक रिलीजन में स्किज्म होता है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक रिलीजन का मतलब क्या है कि अगर आप इब्राहिमिक रिलीजन को देखो, उसका फंडामेंटल टेनेट ये है कि देयर इज दिस वन वे, देयर इज ओनली वन वे, एंड एवरीबडी इज इन एरर और इज सैटेनिक और इज बाउंड फॉर हेल, और जैसे चर्च की सेइंग कि देयर इज नो सैल्वेशन आउटसाइड द चर्च. दिस वाज द वन ऑफ द डॉगमाज ऑफ द चर्च, देयर इज नो सैल्वेशन आउटसाइड द चर्च, यानी कि अगर चर्च को नहीं बिलोंग करते तो आप हेल में जा रहे हो, आपकी हो भी नहीं सकती. तो उसमें क्या है कि जब आपका स्किज़म हो तो चर्च ने हेरेसी बनाई थी. हेरेसी का क्या मतलब होता है? हेरेसी कौन जानता है? हाँ, या गोइंग अगेंस्ट. तो पहले बात तो क्या हुआ कि चर्च ने कहा कि ये बाइबल आधार है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाइबल की इंटरप्रिटेशन भी वही हो सकती है जो हम बोलते हैं. हेरेसी का रूट वर्ड जो ग्रीक से है वो है टू मेक अ चॉइस. So to choose for oneself was the greatest crime. You could be punished to death for choosing how to read that text. It's not just कि बाइबल है, अब इस बुक को मानना है. उस बाइबल की इंटरप्रिटेशन क्या होगी अगर चर्च ने उसको एक तरह से इंटरप्रेट किया है और आपको नहीं ये तो गलत लग रहा है, इस तरह से इसका मतलब ये है, तो देन यू विल बी पनिश्ड बाय डेथ, बिकॉज द चर्चेज इंटरप्रिटेशन इज द ओनली वैलिड इंटरप्रिटेशन. और इसमें फिर चर्च में आई मीन चर्च वाज बेसिकली अ पॉलिटिकल ऑर्गन विद द रोमन एम्पायर, so lot of crime, corruption, I mean murder, all this is very routine in what is happening in the church, so Martin Luther challenges it on the basis of biblical authority. वो कह रहा है कि Bible is the main authority. If you think about it, it's actually a fundamentalist movement. Protestantism is where the fundamentalisms in Christianity also. Fundamentalism means you go back to the fundamentals of the Bible. So the Bible is going to be the authority. A lot of the evangelical movement today is actually Protestant. So it's not like one is like more open-minded versus the other. So they both. वो चर्च कह रहा है कि हमको अथॉरिटी आई है बिकॉज सेंट पीटर ने चर्च एस्टैब्लिश किया है, जीसस ने चर्च एस्टैब्लिश किया है, हमारी अपोस्टोलिक अथॉरिटी है, उससे हमारी अथॉरिटी आई है, और पोप जो कह रहा है वो इनफैलिबल है. प्रोटेस्टेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हम पोप की अथॉरिटी को नहीं मानते, जो बुक में लिखा है वो इनफैलिबल है. दे आर बोथ रिजिड, दे आर बोथ फंडामेंटलिस्ट, बट दे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ईच थिंक्स दैट द अदर इज रॉन्ग एंड देयरफॉर इज गोइंग टू हेल. So it's not like one Christian sect is saying the other Christian sect ठीक है. So then there is this huge war that goes on for decades really, and so this is the starting point, and then they later had to invent secularism because they had no notion of plural society after Christianity, so they had to at least create some small sliver of diversity, right, where they. So in any case, वो वेस्टफेलिया की ट्रीटी हुई, उसमें क्या हुआ, उसमें सॉवरन स्टेट का आइडिया आया. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का याद है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ सॉवरन सोशलिस्ट सो एंड सो फोर्थ, है ना. ये सॉवरन क्या चीज़ है? सॉवरन का अर्थ क्या है? सॉवरन का भी थियोलॉजी, क्रिश्चियन थियोलॉजी से निकलता है. गॉड इज द सॉवरन ओवर द अर्थ because God has ultimate control over the earth. तो उसकी सॉवरेनिटी के आधार पर चर्च अपनी सॉवरेनिटी बताता था. तो उसके काउंटर के अंदर सॉवरन स्टेट का आइडिया आया कि ठीक है, गॉड हैज सॉवरेनिटी ओवर द अर्थ बट द किंग हैज सॉवरेनिटी ओवर दिस पीस ऑफ लैंड. सो फॉर दैट टेरिटरी दैट द किंग हैज, दिस cuius regio ius religio, ये प्रिंसिपल किया, यानी कि जो किंग डिसाइड करेगा वो रिलीजन लोग फॉलो करेंगे. तो ओवर हिज ओन किंगडम ही हैज रिलीजियस अथॉरिटी. सो चर्च की सॉवरेनिटी कमिंग थ्रू गॉड इज रिजेक्टेड. सो ऑल दीज आर एक्चुअली फर्स्टली दे आर थियोलॉजिकल आइडियाज, एंड सेकेंडली दे आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूरोपियन हिस्ट्री. This whole idea of nation, sovereign state, all of this comes from a particular history of European war, history of the European church, जो उनके साथ हुआ. लेकिन because Europe ended up conquering and colonizing most of the world,
those ideas we started to take as universal ideas. These are not universal ideas. These are parochial ideas that belong to a particular segment of the planet, which was not particularly enlightened. They were in this state of, you know, dealing with this religion which had actually completely curbed their ability to think and so on and so forth, and they were trying to find a little bit of a way out of it. So ये वेस्टफेलिया की पीस हुई और उसी के आधार पर दैट उसको मॉडर्न नेशन स्टेट का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट. सो ये हम जब भारत में भी 20th सेंचुरी में ये नेशनलिज्म वगैरह की डिबेट हो रही है, सावरकर लिख रहे हैं नेशन क्या है, ये कहें, ये सब की सब यूरोपियन थ्योरीज से ही सम वे और द अदर दे आर एंगेजिंग और एंटैंगलिंग या फंसे हुए हैं. एंड दिस इज ट्रू ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट. We are in some ways completely still stuck in the European theories, and we haven't really able to come out of it. The thinkers on the so-called right and the left. So in that is the context in which the debate for nationalism is happening in India. Two nation theory, nation क्या होता है, nation religion से defined होता है. ये देखो, cuius regio, eius religio, यानी कि king define करेगा religion. So now is the nation going to be defined by religion? What is a secular state? All these are European debates. And finally, the Treaty of Westphalia said कि ठीक है किंग रिलीजन डिफाइन करेगा, लेकिन हम सिर्फ कुछ माइनॉरिटी रिलीजन है उनको मारेंगे नहीं, उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन डिफाइंड माइनॉरिटी रिलीजन यानी कि तीन ही हैं जो कि कैथोलिसिज्म, लूथरनिज्म एंड कैल्विनिज्म. Calvinism and Lutheranism are both Protestant schisms, sects and Catholicism. ये इन तीन religions को मान्यता देंगे, और अगर कोई इन तीनों में से किसी एक का है तो हम उसको मारेंगे नहीं उनको. लेकिन अगर कैथोलिक स्टेट है तो प्रोटेस्टेंट्स को घर में वर्शिप की राइट्स होगी, पब्लिक राइट्स माइट स्टिल बी curtailed and vice versa. So this is where the whole tying a religion to a nation, all this comes from the Western history of this, and also of religious monopoly. Because see, in the monopolistic religion there is no truce, there is no theological truce which is possible. That is why tolerance comes in, because you cannot actually accept the other person. They are satanic, they are false, but we will agree to tolerate them in our kingdom. Even though we think they are going to the devil, but we will tolerate their existence. We are not going to. Again, these are completely foreign concepts to India. Like they make no sense whatsoever, because this is not how we operated. This is not the system by which we operated. तो अच्छा, तो दूसरा इसमें पूछा, ये कंट्री को आज जब हम सोचते हैं उसकी बाउंड्री को हम वी थिंक कि कंट्री एक स्पेसिफिक होता है, उसकी बाउंड्री होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है, कहीं ट्रैवल करते हैं तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, वीसा लगता है. ये कितना पुराना है पासपोर्ट और वीसा का रिजीम, यूनिवर्सल रिजीम कितना पुराना है? सिर्फ 20th सेंचुरी का है ये. उससे पहले कोई लोग इधर से उधर जाते रहते थे, कोई पासपोर्ट वीसा नहीं लगता था. देयर वाज सम कॉन्सेप्ट ऑफ अ पासपोर्ट लाइक सेफ पैसेज, या ऐसे कोई भी किसी के पास कोई किंग का डॉक्यूमेंट है कि ये हमारा एनवॉय है या इसको सेफ पैसेज दे दो. लेकिन इन जनरल द मूवमेंट ऑफ पीपल was not constrained by these boundaries. There was no national borders with a passport check everywhere that constrained the movement of people. ये कब आया? 1914 में ब्रिटिश नेशनैलिटी एंड स्टेटस एलियंस एक्ट आया जिसके साथ पासपोर्ट आया. 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने उसको फॉर द वर्ल्ड ऑथराइज किया, उसको फॉर्मलाइज किया सिस्टम को. क्यों किया? कि जब हमने कॉलोनीज से बहुत सारा लूट लिया, अब हमारे पास रिचेस आ गए, अब हम फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अलाउ करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना. वंस यू हैव looted a lot of wealth, you need a safe to guard it. Once you got looted a lot of land, then you need to draw boundary to say कि this is mine. So the passport and visa regime comes, and of course US was very concerned that time to restrict immigration. A lot of Russian immigrants were coming, of course it wanted immigration because it was a country of immigrants. So लेकिन उसको वो regulate करना चाह रहा था, तो regulate करने के लिए उसने कहा भी
यूएस का एक पासपोर्ट होगा और जो जिसके पास नई पासपोर्ट है उसको अथॉरिटी परमिशन नहीं होगी, फिर उसके बाद हम उसको रेगुलेट कर देंगे। और उन्होंने काफ़ी रेशियल बेस्ड कोटाज बनाए, किस कंट्री से कितने लेंगे, क्या करेंगे, जो कि अभी भी वो चले आ रहे हैं, H1 वीज़ा और आपके ग्रीन कार्ड और उस सब के चक्कर में ये सब तब का शुरू हुआ है। तो ये तब पासपोर्ट और वीज़ा रेजिम हुआ। इसका मतलब क्या, जब भारत की हम किंगडम्स को देखते हैं तो उसको आज के कंट्रीज के साथ नहीं उसकी तुलना कर सकते। किंगडम का मतलब क्या, किंगडम का मतलब कि कोई राजा है, एक क्षेत्र है जिसमें उस क्षेत्र का रेवेन्यू का कुछ भाग उसके पास जाता है, और जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं ना उन्होंने उसको राजा मान लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अवध की किंगडम है, वहाँ से अगर आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है तो आपका पासपोर्ट और वीज़ा लगेगा है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि भारतवर्ष के लोग पूरी भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते थे। ये किंगडम की बाउंड्री और आज के कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। सो द भारतवर्ष इन दैट सेंस इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, एंड ऑल दिस वाज इन सम सेंस इज अ डाइग्रेशन। अभी मैंने बात नहीं शुरू की है वाई इंडिया इज अ सिविलाइजेशन के बारे में, लेकिन ये हमको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आवश्यक थी, इवन टू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई इंडिया इज अ नेशन, व्हाट डज इट मीन टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये भारतवर्ष क्या है, व्हाट डज इट मीन टू से वी आर अ सिविलाइजेशन। अगर हम समझेंगे ही नहीं कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आ रही है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो हम फिर वही के वही उन्हीं पुराने डिबेट्स के अंदर नेशन स्टेट क्या होता है, कैसा होता है, उसके अंदर जकड़े रहेंगे। और हमारी फैंटेसी है अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड, वी हैव अ फैंटेसी अबाउट हाउ थिंग्स ऑपरेट, वी हैव अ फैंटेसी, अरे हम इंडिया तो नेशन नहीं था लेकिन वो तो हमेशा से थे जस्ट एज अ फैंटेसी। ये मैं नहीं कह रहा कि हमने तथ्यों से उसको कुछ स्टडी किया है, लेकिन हमारी मानसिकता में ये फैंटेसी बना दी गई है। सेम थिंग व्हेन अ क्राइम हैपन्स in a colonial society, a crime happens and you look for culture blame. कोई हो जाता है, ये हो जाता है तो आप कहते हो कि अरे ये हो रहा है, लिंचिंग हो गई है, तो ये यू लुक टू हैंग द कल्चर। अरे एक रेप हो गया तो यू हैंग द कल्चर, ये कल्चर के कारण है। हमारे तो प्रतिनिधि भी वहाँ जाके बाहर जाके बोल रहे हैं कि ये इंडियन कल्चर के कारण है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखो, यूएस में जैसे रेप रेट इज इजीली 10 times that of the US, that of India, but the presidential candidate from the US is not going around and saying, somebody asked him saying this is because of US culture. Because in a colonial society a crime is considered representing culture, because the colonial society is immoral. Why is it immoral? Because the colonizers were Christians and they were moral people, and the colonized were not moral people, so they were corrupt. So they are inherently immoral. Whereas if you look at how crime is looked at in the Western society, they will say crime is an aberration on society. हम moral लोग हैं लेकिन criminal आ गया. Whereas here the discourse, if you look at how the newspapers discuss it, they'll say what is wrong with us, why Indians are like this. So this is the whole discourse that will take place. So a little aside there. So coming back, अगर इंडिया नहीं था तो आप भैया इंडिया को ढूंढने की इतनी कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपने पूरी दम लगा दिया यूरोप ने कि कहीं इंडिया तक पहुंच जाए, लेकिन ये इंडिया ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये तुम किसके पीछे पड़े हुए? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से चालू कर ली तुमने? वो कोलंबस स्पेनियर्स भी निकले, बल्कि ये काफ़ी सारे जो पीपल बुल में भी झगड़ा जो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश का ये हो रहा है कि जो पीपल बुल है उसने इंडिया की टेरिटरी स्पेन को असाइन कर दी, जो कि पोर्चुगीज़ को बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज इंडिया वाज द ज्वेल एवरीबडी वाज आफ्टर। इंडिया की तो सबने बातें सुनी थी कि लैंड ऑफ रिचेज, वहाँ तक कैसे पहुँच जाए। बाद में आके हमको पता दिया इंडिया था ही नहीं। पूरी तुमने अपनी ज़िंदगी लगा दी, सैकड़ों साल लगा दिए इंडिया तक पहुँचने में, जो कि था ही नहीं। और आपको ये भी पता है कि आप बंगाल में पहुंचते हो तब आप जानते हो कि इंडिया पहुंच गए, आप जब गोवा में पहुंचते हो तब भी आप जानते हो इंडिया पहुंच गए, यानी कि आपको बाउंड्री भी पता है इंडिया की।
तो इसमें तो इसलिए it is completely silly. I mean, so if you look at it, it is so stupid, this idea कि India was not there, कि बाद में जब सोचता है कि अच्छा ये कोई कहता है और हम उसकी सुन भी लेते हैं बात जबकि आपकी हिस्ट्री में, मैं अपनी इंडिया की हिस्ट्री से नहीं बोल रहा, यूरोपियन हिस्ट्री के हिसाब से वो इंडिया के पीछे लगे हुए हैं। तो अलग अलग इंडिका लिखी जा रही है, इतना पुराना बुक है। जब ये भी आ रहे हैं, अल बरूनी आ रहे हैं, किताबें हिंद लिख रहे हैं, तो वो इंडिया का नोशन उनके पास तो बहुत पहले से है, और इंडिया की एकाग्रता का नोशन भी है, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी को एज अ होल देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। दूसरा आता है, वो कहते हैं, किसी ने आर्ग्यूमेंट में शायद ट्विटर या किसी ने बोला, नहीं इंडिया चलो ज्योग्राफिकल एरिया था, जैसे यूरोप ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया था, लेकिन कोई इंडिया नेशन जैसा आइडिया नहीं था। यानी कि भारतवासियों को कोई आइडिया कि भारत कोई चीज़ है, ऐसा नहीं था। वो तो ज्योग्राफी है, जैसे अफ्रीका है वैसे ही इंडिया को मान लो। तो ये उसी बुक से है। आई हैव स्पोकन टू of the different countries of India, but they are not countries in the ordinary European sense. A European country is usually a separate entity occupied by a nation more or less socially and politically distinct. But in India, as Sir Alfred Lyell has explained in his Asiatic studies, there are no nations of the modern European type. अब इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यार हमारे जैसा नेशन तो लगता नहीं है ये हो सकता है तुम्हारे नेशन में प्रॉब्लम हो। ये नहीं उन्होंने सोचा कि हमने मार काट करके सबको एक रिलीजन में घुस के पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को मार दिया और उसको हम नॉर्म मान रहे हैं कि दिस इज द वे थिंग्स आर नॉर्मली। सो दे आर कंप्लीटली परप्लेक्स्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं यार ये तो अजीब है, ये तो 70 मील जाओ यहाँ भाषा बदल जाती है, वेश बदल जाता है, ये कैसा नेशन हुआ? यहाँ पे सबकी अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो ये तो नेशन हो ही नहीं सकता। इनके तो सब वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, वो अलग है। और ये नहीं है कि वो सिर्फ ये आज के स्टेट्स के हिसाब से अलग है, किसी आप प्रदेश में भी चले जाओ और 100 मील जाओगे तो आपको अलग अलग चीज़ मिल जाएगी। और वो नहीं, एक गांव में भी आपने तो कहा ये अलग अलग जातियां भी, सब नेशनैलिटीज हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसी खिचड़ी पकी हुई तो कभी भी नहीं देखी जब आपके पूरे हर एट एवरी लेवल देयर इज दिस ह्यूज डाइवर्सिटी विच इज अनइमेजिनेबल इन यूरोप। आज ये हमारे को ट्राइबल्स को सेव करने आ रहे हैं, है ना, कन्वर्ट करने के लिए कि अरे ये तुम्हारी तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने बहुत अत्याचार किया, अब हम तुमको सेव करेंगे। भाई तुमने कितनी ट्राइब्स छोड़ी यूरोप में? कितनी बची हुई हैं जो अपनी ट्राइबल ट्रेडिशंस फॉलो करती हैं? एक भी नहीं। तो किसको सेव करने आ रहे हो तुम? ऑस्ट्रेलिया में ना एबोरिजिनल्स को फ्लोरा एंड फौना बनाया, यानी कि उनको बताया क्लासिफाई, एक्चुअल क्लासिफिकेशन में कि ट्राइबल्स आर पार्ट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जंतु, जीव जंतुओं की तरह हैं ये, उनके उतने ही राइट्स हैं जितने एनिमल्स के राइट्स होते हैं। ये इनकी ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी थी। और वो लोग अब हमारे ट्राइबल्स को सेव करने आ रहे हैं तो और हमारे डिस्कोर्स भी बन रहा है, पूरा एक एकेडेमिया है जो अरे ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने बड़ा अत्याचार किया, ये ट्राइबल्स को सेव करने आ रहे हैं, तुम क्यों रोक रहे हो इनको, और ऐसे वैसे ना, वो पूरी कहानी बन गई। तो उनको यूरोपियन, ये बड़े मजेदार कोट है, they are not countries in the ordinary European sense. Of course they are not countries in the ordinary European sense, because the ordinary European sense is nonsense. It is not how organic society works. In organic societies there's multiplicities, there's diversities. It's like saying कि आप एक tropical forest में जा सकते हो जिसमें बहुत flourishing life है, और कहो कि भैया आपने क्या किया, आपने सारे जंगल काट दिए, आपने एक ट्री प्लांटेशन कर दी जिसमें सारे पेड़ एक तरह के हैं, एक ही वैरायटी के हैं, एक ही हाइट के हैं, अगर कोई हाइट भी बढ़ जाती है उसको काट देते हो, और फिर ट्रॉपिकल जंगल को कहते हो दिस इज नॉट अ फॉरेस्ट इन द यूरोपियन सेंस। भैया दिस इज हाउ अ फॉरेस्ट इज, दिस इज हाउ अ नेचुरल हैबिटेट इज, राइट? बिकॉज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट। सो द प्रॉब्लम विद इंडिया इज कि हमने
उनकी स्कॉलरशिप को, उनके टर्म्स को, उनके डेफिनेशंस को सत्य मान लिया। उन्होंने जो माना वो तो उनकी बुद्धि जितनी थी उतना उन्होंने चलाई, उनको क्या दोष दे, उनकी उतनी समझ थी। लेकिन हमने मान लिया, इसका दोष तो हम अपने को ही देंगे ना। हमने मान लिया क्योंकि हमको पढ़ाया गया, हमको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, सोशल साइंसेज में पढ़ाया गया, सोशियोलॉजी में पढ़ाया गया, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया गया, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया, ये सारी की सारी नोशंस सारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई गई। तो हमने यही मान लिया कि यही सत्य है, इसी तरह से दुनिया चलती है। So that enormous diversity is natural. That is why you will not find a country in the European sense. पर फिर क्या है? तो अब बात करते हैं आइडिया ऑफ भारत। बहुत मजेदार चित्र है ये, सिर्फ ज्योग्राफिकल चित्र है, इसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन आपको इसमें भी भारत नजर आता है। वेरी यूनिक। बहुत कम देश है दुनिया के जो आप सिर्फ ज्योग्राफिकल चित्र को देखो और आपको देश उसमें नजर आए। और ये बहुत मजेदार है, अगर आप देखोगे इसको तो यहां से सारा प्रोटेक्शन है, यहां पे समुद्र है। सो दिस इज एन enormous एरिया ऑफ डीप इंटरचेंज, लॉट ऑफ discourse is happening, lot of research is happening, people are exchanging ideas, they are traveling one place to the other. So it's like almost like an isolated petri dish जिसमें बहुत सारे शोध हो रहे हैं, बहुत सारे संपर्क हो रहे हैं, वाद हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, और उस पे हम चल रहे हैं। और जो यहाँ पे लोग आए उन्होंने कह दिया कि ये सब लोग हिंदू हैं, बिकॉज वो सिंधु के उस साइड पे जो है वो सब हिंदू हैं। तो इस तरह से इसको हिंदू, हम सब हिंदू हो गए। लेकिन क्या है, वी आर ए सिविलाइजेशन विच इज ऑन अ enormous quest for knowledge. There is no religion like Hindu religion, Hinduism, not like that. It is a entire set of streams of knowledge traditions. They are seeking knowledge of the inner and the outer worlds. This is what we are. And an enormous cultural interchange between these areas. And so we are fundamentally knowledge traditions that are transmitted in many different ways, because knowledge doesn't have to be transmitted textually. आप अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखाते हो, आप उसको किताब देते हो कि ये किताब पढ़ तो तेरे को साइकिल चलानी आएगी? नहीं, उसको चढ़ाते हो, वो थोड़ा सा हेल्प करते हो, हाँ उसको पकड़ते हो थोड़ा, वो चलाने लग जाता है, साइकिल सीख गई। नॉलेज ट्रांसमिट हुई है ना, कैसे चलाते हैं साइकिल, नॉलेज ट्रांसमिट हुई। टेक्स्ट का उपयोग हुआ नहीं, वर्बलाइजेशन का भी उपयोग की जरूरत नहीं है। सो लॉट ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन हैपन्स थ्रू, देयर आर मेनी डिफरेंट मैकेनिज्म। टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी अ मैकेनिज्म, बट टेक्स्ट इज नॉट द ओनली मैकेनिज्म, एंड इट इज सर्टनली नॉट द डोमिनेंट मैकेनिज्म। Even today, human beings do not fundamentally learn through text. कैसे सीखते हो घर में? किस तरह से आपकी ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होती है? थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू रेपिटेशन, है ना, थ्रू एमुलेशन, थ्रू ट्रायल एंड एरर, हाँ, थ्रू इमिटेशन, राइट? दिस इज हाउ नॉलेज इज ट्रांसमिटेड इन द नेचुरल वर्ल्ड। अगेन दिस इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। हमने क्या कह दिया कि अगर टेक्सचुअल ट्रेडिशन नहीं है आपका तो वो नॉलेज ही नहीं है। अभी सारी नॉलेज ऐसी होती है ट्रांसमिट, और तुमने क्या कह दिया, स्क्रिप्चरल अथॉरिटी। आज सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि अपने ट्रेडिशन को जस्टिफाई करो, अगर स्क्रिप्चरल अथॉरिटी में जस्टिफाई नहीं होगे तो हम उसको वाजिब नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अहले किताब है ना, उसके बेसिस पे हमारा स्टेट चल रहा है, तो उसके बेसिस पे हमने ये सब चीज़ें डिफाइन कर दी। तो हमने एक पद्धति को, एक एरिया की हिस्ट्री को यूनिवर्सल हिस्ट्री बना दिया, एक पद्धति को यूनिवर्सल पद्धति बना दिया, एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन को यूनिवर्सल। इसलिए सेकुलरिज्म का जाप रोज रोज रटते हैं, बाकी सब जाप भूल गए, लेकिन सेकुलरिज्म का माला के साथ जरूर रटते हैं, है ना। तो एक पद्धति को हमने यूनिवर्सल पद्धति मान लिया, और उसके बेस तो ये भारत है। और पॉलिटिकल अगर सोच लिया तो मौर्य डायनेस्टी 265 BCE, 265 BCE का मुझे दुनिया का और कोई आज का देश बता दीजिए जिसकी बाउंड्री
अप्रॉक्सीमेटली भी आज के देश से मिलती हो। और वो लोग आके हमको बता रहे हैं इंडिया वाज नेवर अ नेशन। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन 265 BC। एक्स्ट्रॉर्डनरी। और उसमें चाणक्य लिखते हैं कि जो चक्रवर्ती राजा होता है, वो जो पूरे भारतवर्ष के ऊपर अगर एक राजा आ जाए तो उसको चक्रवर्ती राजा मानते हैं। सो इवन देन दे हैव दिस नोशन not only of Bharatvarsha but also of political consolidation, even though political consolidation is not necessary for Bharat, because all the kingdoms, as I said, there is no boundary like that. It is not like countries, है ना, लोग तो घूमते विचरते रहे। तो किस तरह से कंसोलिडेशन हुआ? ऋग्वेद में भारतम जनम ब्रह्मेदम भारतम जनम, ऋग्वेद तक भारत के जन हैं। The notion that there are these people of Bharat, ये इतने पुराने टेक्स्ट में जहाँ की इनकी कोई सिविलाइजेशंस का अंश भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तब से हम भारत की बात कर रहे हैं। विष्णु पुराण, इसकी बल्कि मैं कॉपी लाया, गीता प्रेस गोरखपुर में छपी हुई है, मैंने कहा इसको कोड को चेक भी कर लेता हूँ एक बार। तो आप विष्णु पुराण में जाएंगे तो उसमें वो बोलता है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, जिसके जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उसका नाम भारत है और वहाँ पे भारत के लोग रहते हैं। सो द कंसेप्शन ऑफ भारत इज रियली वेरी वेरी क्लियर एंड पीपल आर नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट ये भारत क्या चीज़ है। हमारी तो पूजा में है। और उसके बाद आप देखिए जो अलग अलग हमारी कहानियाँ हैं, क्योंकि हम अपने आप को यूरोपियन ढंग से और यूरोपियन पद्धति से डिफाइन करें या सोचें तो फिर हमको बहुत कठिनाइयाँ आ जाती है, क्योंकि उनकी शैली अलग है। हम क्या है जो हमें जोड़ता है? यूरोप कहता है वन लैंग्वेज वन नेशन, हर हिटलर जो भी करेंगे ना वो, तो उससे हमारी ऐसी पद्धति नहीं रही। हमारी ऐसी कभी नहीं रही कि सबको एक भाषा के अंदर आना आवश्यक है, हाँ, सबको एक तरह एक देव को पूजना आवश्यक है, ये हमारी पद्धति ही नहीं। लेकिन अलग अलग संप्रदायों ने अपनी तरह से भारत से जुड़ने की पद्धति बनाई और भारत क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसके बारे में बोला। तो और ये हमारी कहानियों में बार बार आती है। अगर भारत नहीं है तो महाभारत कैसे हो गई? भारत का किसी के पास आइडिया होगा, आइडिया ऑफ भारत, तभी कोई महाभारत लिख पाया ना। और उसमें अगर आप देखोगे तो सब जगहों का उल्लेख है, हाँ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आपको जगहों का उल्लेख मिलेगा। सब अलग अलग राजा आ रहे हैं अलग अलग भारत की, उससे गांधारी गांधार से, द्रौपदी पांचाल से आई, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं, अलग वो हैं, लेकिन हमको और रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन आज मज़ेदार बात है हमारे एजुकेशन में है ही नहीं, हमको अपनी सारी की सारी टर्म्स हमको निकाल दी गई। बहुत मज़ेदार, मैं इजिप्ट में था तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि इजिप्ट में अपने देश को मिस्र बुलाते हैं और हम उसको इजिप्ट बुलाते हैं। हिंदी में हम उसको मिस्र ही सीखते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में उसको इजिप्ट सीखते हैं। तो हम तो इनको पहले से जानते थे, अंग्रेज़ तो बहुत बाद में आए, लेकिन हमें अपने नाते तोड़ दिए। जैसे थाई प्रदेश में जाओ, सियाम बोलते हैं या थाई प्रतेत बोलते हैं, हम उसको थाईलैंड बोलते हैं और वो अपने आप को थाई प्रदेश बोलते हैं या उसको श्याम बोलते हैं। और उनके जो राजा है उनका नाम राजा राम है, थाई किंग का आज भी नाम राम है, और उनकी जो कैपिटल है वो अयोध्या है। तो ये महाभारत की जगह है अलग अलग। अर्जुन, वो लिखा है, जिक्र है कि जो सेक्रेड प्लेसेस ऑफ द ईस्ट में गए अपनी पिलग्रिमेज के लिए, तो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसका वर्णन है कि वो वहाँ पे गए पिलग्रिमेज के लिए। सिमिलरली आप रामायण पढ़ेंगे तो वो सारा उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है, और सब स्थानों का वर्णन है कि क्या क्या है, कौन से उन्होंने रूट फॉलो किए। और हर स्थान पे आप जाओगे तो राम से जुड़ी हुई कहानी मिलेगी आपको। ये बोलेगा अरे यहाँ पे सीता माँ आई थी, यहाँ पे ऐसा हुआ, छोटी छोटी जगहों में आपको मिलेगा। भारतवर्ष में आप चले जाओगे तो कोई ना कोई राम से, सीता से, लक्ष्मण से, इन सब से जुड़ी हुई कहानियाँ आपको मिलेंगी। यस, तो इसमें ना दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ नैरेटिव हम मान लेते हैं,
यानी कि दो जगह भी हो सकती है। वो कहती है नहीं सीता यहाँ पे आई, बाद में एक कहते हैं सीता वहाँ पे आई। सी द पॉइंट आई एम मेकिंग हियर इज डिफरेंट। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज some of these I've just taken as sources, you know, that are available. In fact, a lot of the, क्योंकि मेरी जो टॉक थी, जो ओरिजिनल एस्से है वो पिक्टोरियल नहीं है ना, तो मैंने कुछ पिक्चर्स अभी सोर्स की। लेकिन अब हमको क्या आवश्यकता है, दिस इज द सीड फॉर अस टू गो बैक एंड टेल आवर ओन स्टोरीज। दिस आई एम नॉट हियर टू इम्पार्ट नॉलेज। एक्चुअली ऑल आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू गेट अस टू वेक अप टू आवर ओन स्टोरीज। उसमें क्या डिटेल है वो मेरे पास नहीं है, अब आप खोजेंगे, बहुत सारे लोग खोजेंगे, आने की पीढ़ियां भी खोजेंगी, लेकिन हमको अपनी खोज करनी है और अपना रास्ता खोजना है और अपनी कहानी सुनानी है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक हमारी हिस्ट्री भी वो लिख गए, हमारी कहानियाँ भी वही सुना रहे हैं। हमारी जो अपनी चल रही हैं कहानियाँ वो तो चल रही हैं, लेकिन हमने वो उसमें वो कट गए। यानी कि हम अपना रामचरितमानस का पाठ पढ़ लेंगे, लेकिन स्कूल में जाएंगे जो हिस्ट्री के अंदर कहीं भी उल्लेख राम का नहीं आएगा, है ना। राम थे, राजा भोज थे, कृष्ण थे, वो सारे के सारे जो हमारे उल्लेख मिलेंगे वो पूरी की पूरी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का पढ़ लोगे, वो किसी का उल्लेख नहीं मिलेगा। तो वो हमको ढूंढना है। इसी तरह ईस्ट के अंदर अलग अलग जिक्र मिलते हैं, कामरूप का मिलता है और मिलता है। तो कहानियों की जब बात आई तो मुझे शर्मिंदा भी हो रहा है और मुझे बहुत अचरज की बात है कि मैं अपने 20s में था जब सबसे पहले मैंने आदि शंकराचार्य के बारे में सुना। भारत की स्कूलिंग में पढ़ा, लेकिन भारत की पूरी स्कूलिंग में मुझे आदि शंकराचार्य के बारे में नहीं बताया गया। एंड आदि शंकराचार्य इज प्रॉबेबली, I would say, the greatest person who walked on भारतवर्ष in historical times. और उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं था, ये हम पढ़ रहे हैं। तो खैर उनको जब पता लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आप तो कह रहे हो कि भारत का कोई कंसेप्शन ही नहीं था, इंडिया का कंसेप्शन ही नहीं था, लेकिन ये केरला से एक लड़का है, छोटा लड़का है, वो चलना शुरू करता है, दक्षिण से चलता है, पूरे भारतवर्ष में जाता है और उसकी कल्पना है कि उसने मठ एस्टैब्लिश किए और चारों भारतवर्ष की दिशाओं में उनको डाला। अगर किसी के पास भारत की कल्पना नहीं थी तो वो स्थान क्यों चुने? एक सारे के सारे वहीं कर लेता जहाँ से था वो, है ना, दो चार आसपास में कर लेता। किसी के पास दृष्टि है तभी भारतवर्ष को वो उस तरह से जोड़ रहे हैं। और ये आपको पुनः पुनः मिलेगी, बार बार आप देखोगे कि हमारी जो जिस तरह से हमारी पिलग्रिमेजेस ऑर्गेनाइज की हुई हैं, और सब जो अलग अलग सेक्ट्स हैं उन्होंने अपनी तरह से किया हुआ है, लेकिन सबकी पूरी भारत भर की दृष्टि है। और तो सारी की सारी आप जाओगे, शंकराचार्य एक जगह से चले, द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में, बद्रीनाथ में मठ उन्होंने स्थापित किए, और फिर श्रीनगर में गए। शंकराचार्य हिल का नाम है। अब उसका नाम इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि अगर नाम स्थापित रहेगा तब ये कहानी जीवित रहेगी। कहानी को मारने का तरीका है कि धीरे धीरे नाम उसके उड़ाओ, इसको कहो ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ये तो सब मिथ्या है, आपने ऐसी कहानी गढ़ंत कर ली है। तो उस जितना उसको काटते रहोगे उतना भारत को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो शंकराचार्य की कहानी अद्भुत कहानी है जो पूरे के पूरे भारत पर नक्शा खींचती है। और भी अद्भुत कहानी, आप अगर शक्तिपीठ देखिए, कहानी क्या है कि सती हुई वो और शिवजी उनका शव लेकर घूमे और बहुत पीड़ित थे, और फिर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया तो अलग अलग स्थान पर वो शव गिर गया, और उस शव जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर मंदिर बन गया, 51 जगहों पर गिरा। तो मंदिर बना, ये बहुत मज़ेदार है। ये भी आप सोच लो 2003 में, और मैं पहले से कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूँ, मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, कोई बहुत पंडित नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जिज्ञासु, कुछ ऐसी देख रहा है, अरे ये क्या चीज़ हुई, ये शक्तिपीठ में क्या हुई, और फिर उसका चित्र खींचने लगा। और मैंने देखा कि लगभग पूरा एक किसी स्त्री का आकार बन जाता है पूरे देश में, एक एक भाग गिरा हुआ इस तरह से कि वो एक आकार बन जाता है। हेड है वो नॉर्थ में गिरा है, जो पैर के वो है वो नीचे गिरे हैं, जैसे थोड़ा सा
डायगोनल टाइप का है, अगर आकार सबको मैप भी किया जा सकता है, पर ना भी बने, लेकिन किसी की कंसेप्शन तो होगी, किसी ने सोचा तो होगा कि ये भारतवर्ष भर में क्यों टुकड़े गिरे, एक प्रदेश में क्यों नहीं गिरे। अगर किसी के पास कंसेप्ट ही नहीं था कि भारत भी है, तो कहानी में तो किसी के पास कॉन्सेप्ट हाँ ना भारत का। तो आइडिया ऑफ भारत कि भारत एक है एज अ कल्चरल एंटिटी, एज अ स्पिरिचुअल एंटिटी एक है, उसका एज अ नेशन एक है, उसका लोगों के पास कॉन्सेप्ट था, तभी ये कहानियाँ बनी, तभी ये कहानियाँ उससे उभरती हैं। तो आप देखोगे कि भारत एक देश ही नहीं है, एक ऐसी पुरातन संस्कृति है जो कि दुनिया में अद्वितीय है, और कोई है नहीं जो इसके साथ की मिल सकती हो। एक आध और है जिसकी बात करेंगे। और आप सोचते हैं कि ये बार बार हमारे आज भी मंत्र है जो सारे हमारे नदियों के नाम लेते हैं, आज भी मंत्र है हमारे जो तीर्थ स्थान के नाम लेते हैं। अगर आप कहते हो कि यूरोप की तरह है, यूरोप में कितने लोग यूरोप की सब नदियों की पूजा करते हैं? कौन मंत्र कहता है कि एक यहाँ से नदी आई और वहाँ से आई? भारत में है, क्योंकि भारत का आइडिया है, भारत का कॉन्सेप्ट हजारों सालों से चल रहा है। कोई देश बता दो आज जिसमें 3000 पहले जो विधि और जो मंत्र गंगा के किनारे हरिद्वार में होते हैं वो आपको आज भी मिल जाएंगे। इस टाइप की कल्चरल कंटिन्यूटी कहीं बिल्कुल अंश में भी नहीं है, अद्वितीय है। तो और दूसरा कहते हैं इंडिया का नाम कैसे आया? इंडिया का नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन सिंधु से स जिनके पास नहीं था वो ह बन गया, हिंदू बन गया, और फिर ह साइलेंट हो गया। जैसे स्पेनिश लैंग्वेज में भी आप देखोगे आज एच साइलेंट। जैसे मैं वहाँ पे बार्सिलोना में था तो वहाँ रेस्टोरेंट का नाम था ला कोमिदा हिंदू, पर हिंदू को इंदू बोलते हैं क्योंकि एच साइलेंट है। सो LACOMIDAHINDU, लेकिन उसको बोलेंगे इंदू बिकॉज एच स्पेनिश लैंग्वेज में साइलेंट है। सो इंदू और इससे इंडे, इंडिका, तो इसके रेफरेंसेस आपको हजारों साल पहले भी मिल जाएंगे। अलग अलग देश इस देश को इस इंडे, इंडिका, इंडिया या इसके किसी वेरिएशन में बोल रहे हैं। और जो अल-बिरूनी की किताब है उसमें तक उन्होंने जिक्र किया हुआ है ये सब तीर्थ स्थानों का, कि ये इन तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, और ये तीर्थ स्थान भी पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक आपको मिलेंगे। तो बहुत मज़ेदार सोच है हमारे पूर्वजों की कि उन्होंने ये तीर्थ स्थान क्यों इस तरह से बनाए, शक्तिपीठम कैसे बने, कि किसी की सोच है कि ये भारतीय लोग आपस में गुथे रहे, भारतीय लोग जुड़े रहें। अगर आप पिलग्रिमेज पे जाओगे, तीर्थ पे जाओगे, दक्षिण के लोग हैं जिनका मंदिर जो है वो उत्तर का मंदिर है, एक जो उत्तर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो कोर मंदिर है वो दक्षिण में है। तो इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं और लोग चलते आए। तो ये भी बहुत ही अनूठी सोच है जिससे जोड़ती है, और इसलिए भारत को माता की तरह कहते हैं, क्योंकि वो अगर आप शक्तिपीठम को देखें वाकई एक वो बॉडी की तरह है। तो इसलिए जब काटा गया उसको तो ऐसी ही पीड़ा हुई जैसे कि किसी लिविंग चीज़ को काटा जाता है। और काटने का तरीका भी ये है कि ये जो कहानियाँ हैं ये बंद कर दी जाए। जब हमको अपनी कहानियाँ, अपना जो सही इतिहास है, अपने पुराण हैं, उनसे दूर काट दिया जाएगा, तब भारत को काटना आसान है। तो आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बताओ, अरे ये तो मेन लैंड वाले लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को बताओ तो तुम तो इसका कभी भाग ही नहीं थे। दक्षिण में बता दो कि तुम तो द्रविड़स्तान हो और तुम आर्य लोगों ने आया ये किया। तो ये क्योंकि अगर आपने किसी को काटना है तो यही तरीका है उसको काटने का, कि पहले आप उनको जो, क्योंकि इतना ये घनी हमारे आपस में संबंध हैं, तो लड़ाई तभी होगी अगर वो संबंधों को पहले काटोगे। संबंधों को काटोगे फिर एक हिस्से को अलग कर सकते हो। तो वही अगर आप देखोगे ट्राइबल्स में भी जब वो मिशनरी बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा पहले यही बताते हैं कि अरे तुम पे तो अत्याचार हो रहा है, होता रहा है, तुम तो जानते नहीं हो। जब उन्होंने सिखों को भी काटने का कहा, जो वो आई थिंक मक्लियॉर्ड है या कौन है जो पहला वाला जिसने वो सिखों हिस्ट्री ऑफ द सिक्स लिखी, तो उन्होंने कहा अरे तुम तो
तुम तो एकदम जो सिख लोगों को बताया कि उनको तो पता ही नहीं है कि गुरु क्या कह गए, मैं तुमको बताता हूँ। तो वो ब्रिटिशर आके समझाएगा इनको कि गुरु क्या कह गए। अरे गुरु तो ये सब अगेंस्ट थे, अरे ये सब सुपरस्टिशंस तुम फॉलो कर रहे हो हिंदुओं की, ये तो गुरुओं तो सब अगेंस्ट थे, मैं तुमको बताता हूँ कि गुरु क्या कहते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कार्व आउट किया कि नहीं 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 नहीं, ये तो सब छोड़ दो। 19वीं सदी तक सिखों की शादी अग्नि के उसमें होती थी। उनको बताया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम सुपरस्टिशन, एक पूरा वो बनाया गया, सिस्टम बनाया गया कि किस तरह से तोड़ा जाए, बिकॉज तोड़ने से फिर देश को तोड़ना आसान होता है। तो ये हमको अपनी कहानियाँ याद करनी पड़ेंगी। हमको देश की एकाग्रता रखने के लिए, और एकाग्रता क्यों रखे, क्यों ना टुकड़े होने दे, पहले भी तो किंगडम्स थे, तो क्यों ना होने दे टुकड़े। वो इसलिए क्योंकि आज आप जिस विश्व व्यवस्था में हो, अगर वो विश्व व्यवस्था भारतीय मूल्यों के अनुसार चलती तब उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आप उस व्यवस्था में हो जो व्यवस्था मोनोपोलिस्टिक, टोटलिटेरियन, रिसोर्स गैदरिंग के बेसिस के ऊपर बनी हुई है। उसमें अगर आप कहोगे इसको पुरानी व्यवस्था में चले जाओ, लेकिन आपने विश्व की व्यवस्था नहीं बदली, इसका मतलब यू आर सिंपली लोअरिंग द गार्ड फॉर यू टू बी कॉन्कर्ड। सो in that sense the integrity of Bharat is very very crucial today, because Bharat is the only way out for the world. This system cannot work. The system that has been set, इतना ज़्यादा, ये आप देखो, आप पासपोर्ट वीसा रेजीम जो इस तरह से हो गया है, जो आपने कटा इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी वाला जो सिस्टम आपने बना दिया है, तो ये कितनी देर तक चल सकता है। और ऊपर से मोनोपोलिस्टिक रिलीजन्स हैं दो, जो कह रहे हैं भी, एक कह रहा है कि हमारा ही चलेगा, दूसरा कह रहा है हमारा ही चलेगा, और तुम सब गलत हो। तो उसके अंदर उनका कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। अगर दोनों ने मान लिया कि हमको दोनों को वर्ल्ड कॉन्कर करना ही करना है, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, तो वो व्यवस्था नहीं चल सकती। तो इसलिए भारत का रहना आवश्यक है। तो फाइनल नोट कि बाकी सब ये महान संस्कृतियाँ थी, इन सब को का क्या हुआ, इजिप्ट का क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। इजिप्ट में पहले क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट हुआ, सारा मंदिर उनके तोड़ दिए गए, सारे जो प्रीस्ट वगैरह थे वो मार दिए गए। उसके बाद इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ। तो इजिप्ट में कोई भी, वो आप पिरामिड्स में चले जाओ या उनके टेम्पल्स में चले जाओ, लेकिन कोई पुजारी नहीं है जो जानता है वो कैसे करते थे, क्या करते थे, कैसे बने, ये भी नहीं जानता। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन एज अ सिविलाइजेशन इज गॉन। ग्रीस के बारे में हमने पहले ही जिक्र कर चुका है, वो कई बारी निगली जा चुकी है, उगली जा चुकी है, और उसका पुराने ग्रीस से बहुत कम लेना दे रहा है। और उनकी जो पुरानी पद्धति है वो भी नहीं जानते, जो पुरानी जिस तरह से उनकी सिविलाइजेशन चलती थी, पद्धति थी। रोम का तो वैसे भी कोई नामो निशान नहीं है। अब इटली को रोम कहोगे तो अलग बात है। पर्शिया भी जब इस्लाम के उसमें आ गया तो सब उनकी अभी भी जो पुरानी पद्धति थी, जो राष्ट्रीय पद्धति थी, फायर वाली थी, वो भी लगभग चली ही गई है वहाँ से, अपने आप उनकी कंटिन्यूटी चली गई है। चाइना एक ऐसा देश है जो भारत में सिविलाइजेशन के आधार पर चाइना एक देश है जो जिसकी फिर भी कंटिन्यूटी है। खैर, कम्युनिज्म के आने से, कल्चरल रेवोल्यूशन में उन्होंने बहुत तहस नहस की अपनी पुरानी पद्धतियों की, लेकिन फिर वो अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अब कन्फ्यूशियस सेंटर्स खोल रहे हैं और वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो भी देख रहे हैं कि अगर आपको स्वाभिमान से आगे चलना है तो आपको वापस आना पड़ेगा, अपनी भाषा के लिए और अपने विचार के लिए। तो अपनी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो अपनी भाषा में कर रहे हैं, चाइनीज़ भाषा में जितना वो काम कर रहे हैं। मैं अभी ट्वीट देख रहा था एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर का, मशीन लर्निंग रिसर्च शाम को पब्लिश हुई है और अगले दिन सुबह चाइनीज़ लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशन उसकी उपलब्ध है। इतने वो प्रतिबद्ध हैं ट्रांसलेशन के लिए। और भारत में थे, अरे बहुत समस्या है, पुस्तकें कहाँ से लाएंगे? क्या समस्या है? 10,000 पुस्तकें ट्रांसलेट करनी है, 5 लाख भी एक पुस्तक पर लगा दो, 500 करोड़ में आपका काम हो गया। क्या है 500 करोड़ सिविलाइजेशन के लिए? आपने सोच ही नहीं है, आपका विचार ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आप कौन हो।
तो आप उसके आधार पर कहाँ से आगे बढ़ोगे। लेकिन चाइना की एक अंतिम कहानी सुनाता हूँ। ये जानते हैं क्या चीज़ है, किसने देखा? ये वाइल्ड गूज पगोडा है शियान में। मैं वहाँ पे गया तो बड़ी चर्चा थी, मुझे पता नहीं था क्या है, बस सिर्फ नाम सुना था कि ये पर्यटन स्थान है, इस पे जाइए, वाइल्ड गूज पगोडा। तो चढ़ते चढ़ते सब सीढ़ियाँ हैं, हम कह रहे 7वें मंजिल पे बहुत कोई ट्रेजर है। जो 1-2 मंजिल चढ़े तो पता लगा कि अच्छा, वहाँ पे लगा था कि ह्यूनसांग जो था ये उसने स्थापित किया था ये वाइल्ड गूज पगोडा। तो वहाँ से पहुँचे पहुँचे ऊपर पता लगा क्या ट्रेजर है। भारत से जो ह्यूनसांग पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स लाया था वो वहाँ पे आज भी उन्होंने रखी हुई हैं। तो ये थी भारत की स्थिति विश्व में। Not only as the richest country in the world, which is why all these people were crazy, all the Europeans were crazy to find a way to India, but also the knowledge civilization of the world. और हमारा प्रभाव पूरे आज भी सरस्वती हैं जापान में जो जिनकी पूजन होता है, और आज भी सारे जो सो कॉल्ड साउथ ईस्ट एशिया है, ये सब इंडीज़ थे। आज भी इंडोनेशिया, डच ईस्ट इंडीज़ कंपनी, इंडिया कंपनी बनाई इंडोनेशिया के लिए उन्होंने। तो ये सब इंडिक प्रभाव में थे ये सारे के सारे देश। उनकी भाषाएं आज भी भारतीय भाषाओं से बहुत मिलती हैं। तो वो हमने सब छोड़ दिया, हमको पता भी नहीं। और हम अंग्रेज़ी से हमारा उद्धार होगा, अंग्रेज़ों हमारा उद्धार करके देश बना गए हमारा, हम तो थे ही नहीं कुछ, उसकी जप में लगे हैं। तो ये तो जो चाहे ये पोएट अभी लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये पोएम अभी भी काम की है। सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।